हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। यहाँ पर हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज जो हमारा सब टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स का द यूनियंस एंड इट्स टेरिटरी, और आज क्लास नंबर 69 है इंडियन पॉलिटिक्स का। तो चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बच्चा का देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस डिक्लेयर्स इंडिया एज, यानी कि आर्टिकल 1 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है इंडिया के बारे में क्या डिक्लेयर करा गया है, क्या घोषणा करा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो प्लीज़ गैस पार्टिसिपेट करिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी ये कह रहा है कि ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 क्या शो कर रही है, क्या दर्शा रही है, क्या डिक्लेयर कर रही है। आर्टिकल 1 स्टेट्स इंडिया, यानी कि द भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। द टर्म यूनियन एम्फासाइजेस द इंडेस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी कि यहाँ पर आर्टिकल 1 इस तरह डिस्क्राइब कर रही है कि इंडिया यानी कि भारत जो कि स्टेट का यूनियन है, सारा स्टेट मिलकर इंडिया बना है। और यहाँ पर जो स्टेट मिलकर बना है वो सारा स्टेट इंडिस्ट्रिब्यूटेबल है, मतलब इंडिया से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता है। कोई भी स्टेट अपना आप को अलग देश की तरह नहीं घोषित कर सकता। यहाँ पर इस तरह प्रावधान रखा गया है, और ये जो प्रावधान रखा गया है आर्टिकल 1 में रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए। The term Union of States was preferred over Federations of States because, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट रखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये जो टर्म है ये फेडरेशंस ऑफ स्टेट्स इसके ऊपर है, इससे ये भारी पड़ जाता है। ठीक है, पर क्यों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए गैस कीजिए उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट एम्फासाइजेस द इंडेस्ट्रक्टिबल्स ऑफ द यूनियंस, यानी कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या कह रही है, यहाँ पर सारे राज्यों को मिलाकर रखना, ये इसके ऊपर गुरुत्व दे रही है, इसके ऊपर स्ट्रेस दे रही है। यानी द यूनियंस ऑफ इंडिया इज नॉट फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट्स। यूनियन ऑफ इंडिया ये जो है ये कोई भी एग्रीमेंट के द्वारा नहीं बना गया है। एमंग द स्टेट के भीतर एग्रीमेंट कुछ भी नहीं ऐसे हुआ है। नो स्टेट्स हैव द राइट टू सिसीड, मतलब अलग होने का कोई भी स्टेट का अधिकार नहीं है। यानी कि इंडिया के भीतर सारे स्टेट कोई एग्रीमेंट के द्वारा जुड़ा नहीं गया है, जिसका दौरान क्या होगा ना, वो स्टेट अगर चाहता है तो इंडिया से अलग होना ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 1 इंडिया द भारत सिग्निफाइज, ये जो आर्टिकल 1 में ये जो लाइन बताया गया है ये क्या सिग्निफाई कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये क्या दर्शा रही है। द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री, ये क्या कह रही है, ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री को दर्शा रही है। द फ्रेज लीगली एस्टेब्लिश दैट इंडिया एंड भारत रेफर्स द नेम ऑफ सॉवरेन नेशंस, ये एक सॉवरेन नेशन का नेम को दर्शा रही है, जैसे कि इंडिया हो गया, भारत हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इनमें से क्या जो यूनियन ऑफ स्टेट्स में इंक्लूड नहीं करा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ बी एंड सी, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रही है, ओनली स्टेट को यहाँ पर इंक्लूड करा गया है, ना कि कोई यूनियन टेरिटरी को या फिर कोई भी एक्वायर टेरिटरी को, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं कहा गया है। यानी व्हाइल द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड द एक्वायर्ड टेरिटरी, यानी कि इंडिया के टेरिटरी के बारे में कहेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा, हम स्टेट के बारे में समझ में आएगा, यूनियन टेरिटरी के बारे में समझ में आएगा,
और एक्वायर्ड टेरिटरी के बारे में समझ में आएगा। बट यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में हम कहेंगे तो हमको बस स्टेट के बारे में ही समझ में आएगा, ठीक है। ये बस इसे ही रेफर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द एक्सप्रेशंस टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, ये जो एक्सप्रेशन है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये क्या कह रही है, यानी कि किसे किसे लेके बना है इंडिया का टेरिटरी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये क्या कह रही है, ये स्टेट्स के बारे में जानकारी दे रही है, यूनियन टेरिटरी के बारे में जानकारी दे रही है एंड एक्वायर्ड टेरिटरी के बारे में जानकारी दे रही है। आर्टिकल 1 क्लैरिफाइज दिस डिस्टिंक्शंस बिटवीन द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट का यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये दोनों में जो डिस्टिंक्शन है किस तरह का ये अलग है, ये आर्टिकल 1 क्लैरिफाई कर रही है, ठीक। नेक्स्ट, द इंडियन यूनियन इज डिस्क्राइब एज अ इनडेस्ट्रक्टिबल बिकॉज, यानी कि इंडियन यूनियन को किस तरह डिस्क्राइब करा गया है, इनडेस्ट्रक्टिबल की तरह डिस्क्राइब करा गया है, पर क्यों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेट्स कांट सेसेड, मतलब इनडेस्ट्रक्टिबल मतलब ऐसा कहा गया है स्टेट नेशन से अलग नहीं हो सकता, ठीक। द इंडियन यूनियन इज इंडेस्ट्रक्टिबल बट इट्स स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, यानी कि थ्रो रिकॉग्नाइजेशन बाय पार्लियामेंट, यानी कि स्टेट अपने भीतर भी अलग हो सकता है, स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यानी कि डिवीजन हो सकता है, ठीक है। स्टेट के भीतर डिवीजन यानी कि विभाजन हो सकता है, पर वो इंडिया से अलग होकर और एक नया कंट्री इस तरह नहीं घोषित कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कॉन्सिस्टेड्स ऑफ, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया में क्या था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये क्या कह रहे हैं, इंडिया में क्या था, ब्रिटिश प्रोविंस था, ठीक। सेकंड, प्रिंसली स्टेट्स था, यानी कि इंडिया में कुल मिलाकर 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस था और 552 प्रिंसली स्टेट था अंडर ब्रिटिश सुजरनिटी, मतलब सुजरनिटी मतलब ब्रिटिश का सार्वभौमता रहता था, यानी कि वो सर्वोच्च रहता था, यानी कि उसके ऊपर वो कानून बनाए गए, यानी कि प्रिंसली स्टेट हो या फिर ब्रिटिश प्रोविंसेस हो, उसके ऊपर किसका राज था, जो कि था ब्रिटिश का, ठीक है, यानी कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसली स्टेट्स वेयर, प्रिंसली स्टेट मतलब क्या होता है, किसे ये दर्शा रही है प्रिंसली स्टेट। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए प्रिंसली स्टेट ये रेफर करते हैं कि अंडर नेटिव रूलर्स बट अंडर ब्रिटिश पैरामाउंसी, यानी कि प्रिंसली स्टेट में कोई भी एक नेटिव रूलर होगा, उसका एक शासक होगा, ठीक है, पर इसमें ब्रिटिश का पैरामाउंसी रहेगा, यानी कि ब्रिटिश उसके ऊपर ब्रिटिश का भी दबदबा उसके ऊपर रहेगा, यानी कि ब्रिटिश का जो रोल होगा, यानी कि ब्रिटिश जो कुछ भी डिसीजन लेगा उसी हिसाब से ये रूलर करेगा, ठीक है। यानी कि दोज रूलर्स हैड इंटरनल ऑटोनॉमी बट वेयर सब्जेक्टेड टू ब्रिटिश कंट्रोल्स इन एक्सटर्नल मैटर, यानी बाहरी मामले में ब्रिटिश का हस्तक्षेप रहता है और इंटरनल मामले में उन्हें स्वाधीनता दिया जाता है कि हाँ तुम इंटरनल मैटर को अपने हिसाब से तोला सकते हो, कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 गिव्स प्रिंसली स्टेट द ऑप्शन टू, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 ने ये जो अधिनियम हुआ था, ये जो जितने सारे प्रिंसली स्टेट था उसको ऑप्शन दिया, किस तरह का ऑप्शन रखा गया था उनके लिए, रियासत को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी उन्हें इंडिया में ज्वाइन होने का मौका था, पाकिस्तान में वो ज्वाइन हो सकते थे,
या फिर रिमेन इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्र रह सकते हैं, इस तरह प्रावधान था। यानी कि उनके लिए 3 ऑप्शन था, जैसे कि द एक्ट प्रोवाइडेड 3 ऑप्शंस: access टू इंडिया, access टू पाकिस्तान एंड रिमेन इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिया में शामिल हो सकता है या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकता है या फिर इंडिपेंडेंट रह सकता है, इस तरह उनके लिए जो ऑप्शन रखा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स वेयर देयर विद इन इंडियाज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इन 1947। यानी कि कितने सारे प्रिंसली स्टेट था इंडिया में, इंडिया का जो बाउंड्री में 1947 के टाइम में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि 552। कितना था? आउट 550 था, जिसमें आउट ऑफ 552 प्रिंसली स्टेट्स 549 ज्वाइंट इंडिया, यानी कि 549 जो प्रिंसली स्टेट था वो इंडिया में ज्वाइन हो गए, पर जो 3 अलग रह गए वो इनिशियली रिफ्यूज कर मना कर दे कि हम इंडिया में नहीं ज्वाइन होंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट, व्हिच 3 प्रिंसली स्टेट्स इनिशियली रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। यानी कि इनमें से कौन सा जो प्रिंसली स्टेट यानी कि रियासत जो थे वो इंडिया में मिलने के लिए शामिल होने में मना कर दे, जो कि क्या होगा? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या हो सकता है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, कश्मीर। ये जो 3 रियासत थे, ये जो 3 प्रिंसली स्टेट्स यानी कि राजकीय शासन व्यवस्था में जोड़ा गया स्टेट थे, वो इंडिया में शामिल होने के लिए मना कर दिए। यानी कि 2 जो 3 स्टेट्स रजिस्टेड्स इंटीग्रेशंस इनिशियली ड्यू टू पॉलिटिकल एंड रिलीजियस रीजन्स। यानी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मामले के वजह से वो क्या कर रहा है, मना कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज कैरिड आउट मेनली बाय, यानी कि प्रिंसली स्टेट का जो इंटीग्रेशन हुआ था वो किसके द्वारा, उसका जो किसके अध्यक्षता में ये कार्य हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके अध्यक्षता में इस तरह कार्य हो रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में। एज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स, पटेल्स लीड द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। यानी कि ये जो प्रोसेस का लीडिंग कौन कर रहे थे? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स जो कि थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, नेक्स्ट, हु असिस्टेड सरदार पटेल्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट को मिलाने में, इंटीग्रेशन करने में सरदार पटेल को कौन सहयोग कर रहे थे, सहायता दिए थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीपी मेनन्स। कौन उन्हें सहायता दिए थे? जो कि है वीपी मेनन्स, यानी कि वीपी मेनन्स जो कि थे एक सीनियर सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, वर्कड क्लोजली विथ पटेल टू नेगोशिएट असेशंस। यानी कि मिलाने के टाइम में जो नेगोशिएशन करना पड़ता था, उस टाइम नेगोशिएशन करने में मदद जो करते थे कौन? वीपी मेनन करते थे। ठीक है, यानी कि प्रिंसली स्टेट में जो वहाँ पर प्रिंस थे यानी कि रूलर थे, वो तो ऐसे ही नहीं मान जाएंगे ना हम मिल जाएंगे इंडिया में, नहीं, उनको जो नेगोशिएट करना पड़ता था कि उनके साथ आ जाओ हमारे इंडिया में मिल जाओ, इस तरह जो नेगोशिएट करना पड़ता था वो कौन करते थे? सरदार पटेल के साथ वीपी मेनन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म पारामाउंसी इन ब्रिटिश इंडिया रेफर्स टू। ये जो पारामाउंसी ब्रिटिश इंडिया में जो ये जो टर्म यूज कर रहा था, हाँ, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटिश कंट्रोल्स ओवर फॉरेन अफेयर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। पारामाउंसी मतलब जो फॉरेन अफेयर होगा, यानी बाहरी मामले में, जो विदेशी मामले में जो प्रिंसली स्टेट जो विदेशी मामले में जो काम करेगा, उसमें ब्रिटिश का दबदबा रहेगा, ब्रिटिश का ही डिसीजन उसके ऊपर रहेगा।
ठीक। यानी कि ब्रिटिश कंट्रोल्स ओवर फॉरेन अफेयर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। The British crowns maintain the supremacy over external and defense मैटर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। एक्सटर्नल मामले डिफेंस मैटर के ऊपर जो ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल रहता था, उनका वो ब्रिटिश क्राउन का सुप्रीमेसी रहता था, ठीक है। नेक्स्ट, द लीगल फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज प्रोवाइडेड बाय, यानी कि लीगल फॉर्मेशन जो हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस में, ये प्रोवाइडेड बाय किसमें प्रोवाइड करा गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि क्या है सटीक उत्तर, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये जो क्या करा, लीगल फाउंडेशन बनाया था इंडिया का इंडिपेंडेंस में, ठीक है। यानी कि इट एंडेड, यानी कि ब्रिटिश रूल को समाप्त करना, एंड क्रिएट टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। इस एक्ट के माध्यम से इस तरह हुआ था, ठीक। द टर्म डोमिनेंट स्टेटस मीन्स, ये जो डोमिनेंट स्टेटस, डोमिनेंट का दर्जा मिल रहा था, ये दर्जा का एक्चुअल अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्शियल इंडिपेंडेंस अंडर द ब्रिटिश क्राउन्स, यानी कि डोमिनेंट्स हैड अ सेल्फ गवर्निंग स्टेटस। डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट जो होता है उनका खुद को शासन करने का जो पावर उन्हें मिल जाता है, ठीक है। सेल्फ गवर्निंग स्टेटस उन्हें मिल जाता है। बट रिकॉग्नाइज द ब्रिटिश मोनार्क एज द हेड ऑफ स्टेट्स, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रही है, ब्रिटिश मोनार्क को हेड ऑफ स्टेट की तरह रखा जाता था, ठीक। नेक्स्ट, आउट ऑफ द 552 प्रिंसली स्टेट्स हाउ मेनी आसेट टू इंडिया, यानी कि 552 जो प्रिंसली स्टेट था, और पहले कितना प्रिंसली स्टेट जो इंडिया में शामिल होने में राजी हो गए थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 549 जो पहले थे वो शामिल हो गए थे। बट ये जो हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया, ये इनिशियली रिफ्यूज करते, मना करते कि ना हम इंडिया में नहीं जन हो गए, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक। इस तरह वो कह रहे थे, और वहाँ का जो प्रिंस थे, ठीक। जूनागढ़ रूलर कौन थे? ऑप्शन देखिए किस तरह से, किस रिलीजन से वो बिलोंग करते थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, जूनागढ़ का जो रूलर कौन थे? मुस्लिम थे। कौन थे? मुस्लिम। यानी डेस्पाइट बीइंग ए मुस्लिम रूलर्स, यानी कि डेस्पाइट बीइंग ए मुस्लिम रूलर्स जूनागढ़ हैड ए हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशंस, यानी कि मुस्लिम रूलर होते हुए भी उनका जो प्रजा थे वो किस तरह थे, किस रिलीजन से बिलोंग करते थे? हिंदू मेजोरिटी उनका राज्य में थे पॉपुलेशंस। लीडिंग टू कंप्लीट ओवर एसेशंस, जो एसेशन में मिलने में, शामिल होने में यहाँ पर कंप्लीट विवाद क्रिएट किए थे, क्या रहता था इस सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। हैदराबाद से निजाम एम्ड टू, यानी कि हैदराबाद का जो निजाम हुआ था इसका एम क्या था? ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए क्या हो सकता है इसका उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा, हैदराबाद का जो निजाम का लक्ष्य था वो उनका लक्ष्य इस तरह था कि रिमेन इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, इस तरह उनका लक्ष्य था। यानी कि वहाँ का जो शासक जैसे कि निजाम हो गया वो वांटेड टू इंडिपेंडेंस देने का वो सोच रहे थे, ठीक है। लीडिंग टू ऑपरेशन पोलो इन 1949, और इसके द्वारा क्या हो गया ना, ये ऑपरेशन पोलो ये मिशन जारी करने का पड़ गया भारत को, ये मिशन करने का पड़ गया है, यानी कि परिस्थिति उससे बाध्य किया भारत को, क्योंकि भारत को सारे जो प्रिंसली स्टेट था उसे मिला न था, भारत को एकीकरण इंटीग्रेटेड यानी कि यूनियन करना था, यूनियन ऑफ स्टेट बनाना था, ठीक है। इसीलिए ये ऑपरेशन पोलो जो 1948 में जारी करा गया था, ये ऑपरेशन मिशन चलाया गया था। नेक्स्ट, कश्मीर से असेशन टू इंडिया टुक प्लेस इन, यानी ऐसे कहा जा रही है
कश्मीर कब इंडिया में शामिल हुए और उसे शामिल करने में जो मिशन था वो कब हुआ था, यानी कब वो शामिल हुए ऐसे कहा गया था, कहा जा रही है। क्या होगा इसका सटीक उत्तर? गैस कीजिए उत्तर एंड कमेंट कीजिए। देखिए कश्मीर कब शामिल हो गया था, जैसे कि यहाँ पर क्या कह रही है, अक्टूबर 1947 में कश्मीर शामिल हो गया था, यानी द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एसेशन वाज साइंड बाय महाराज हरि सिंह इन अक्टूबर 47, यानी कि कश्मीर का जो शासक थे, रूलर थे महाराज हरि सिंह, वो ये इंस्ट्रूमेंट में साइन हो गए। ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये जो शामिल होने का जो एग्रीमेंट, ठीक है ना, इसमें वो शामिल हो गए थे। कब वो उसमें साइन कर दिए गए, यानी कि राजी हो गए, और कब? अक्टूबर 1947 में राजी हो गए। नेक्स्ट, द ब्रिटिश प्रोविंसेस बिकम क्या बन गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस करिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। ब्रिटिश प्रोविंसेस क्या बन गया? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियंस, यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस क्या बन गया? स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन वो बन गया। यानी कि जो पहले जो ब्रिटिश के राजत्व में, यानी कि ब्रिटिश के कंट्रोल में रहा करता था कुछ लेजिस्लेटिव सिस्टम्स, यानी कि लेजिस्लेटिव स्टेट्स हो गया, यानी कि जिस स्टेट में विधानसभा रखा जाता था, ठीक है, वो स्टेट को हम क्या करें, हमारे इंडिया में शामिल कर दिया। यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस वर रिकॉग्नाइज्ड इनटू इंडियन स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो पहले जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था वो इंडिया में शामिल हो गया एक राज्य के द्वारा, और कब? इंडिया इंडिपेंडेंस के दौरान। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इनमें से कौन जो लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय थे इंडिया का? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। कौन थे लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय इन इंडिया? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो ओवरसॉ द ट्रांजिशंस टू इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि वो क्या करा, इंडिपेंडेंस के ट्रांजिशन को देखा, ओवरसी करा, और इंडिया पार्टिसिपेशन को वो भी उसमें ही कार्य किया, ठीक। नेक्स्ट, इंडिया द भारत फ्रेज अपियर इन, यानी इनमें से किस आर्टिकल में या फिर किस प्रेम्बल में जो इंडिया द भारत इस तरह का फ्रेज के बारे में जानकारी दिया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए कह रही है आर्टिकल 1 इट डिफाइन द ऑफिशियल नेम्स एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। ये क्या डिफाइन कर रही है? ऑफिशियल नेम को डिफाइन कर रही है एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री को ये डिफाइन कर रही है, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को किस तरह डिस्क्राइब कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये इंडिया जो को किस तरह डिस्क्राइब कर रही है, एक क्वासी फेडरल यूनियन की तरह डिस्क्राइब कर रही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडिया हैज ए फेडरल स्ट्रक्चर्स विथ ए स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस, यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर है वो किस तरह स्ट्रक्चर है, ये अर्थ संघीय जो व्यवस्था है, यहाँ पर क्या करा गया है, यूनिटरी बायस, यानी कि हमारे सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया है, ठीक। द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव, यानी कि इंडिया का जो स्टेट है उसका किस तरह का अधिकार है या फिर उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रही है, यानी कि किस तरह लिमिटेशन उनके ऊपर लगा गया है। देखिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि बी में क्या कहा जा रही है, यानी कि उनके पास नो राइट्स टू सेसेट, यानी कि उनके पास अधिकार नहीं होता कि अलग होने का, यानी कि वो भारत से नहीं अलग हो सकते हैं, इस तरह का अधिकार उनको नहीं दिया गया है। यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एनी स्टेट्स टू सेपरेट फ्रॉम द यूनियन, यानी कि संघ से वो अलग नहीं हो सकता है, हो सकता है इस तरह
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा गया है। नेक्स्ट, हैदराबाद वाज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रू, यानी कि इनमें से किस एक्ट के दौरान या फिर किस एग्रीमेंट के दौरान जो हैदराबाद था वो हमारे भारत में शामिल हो गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलिस एक्शन के द्वारा, यानी किस प्रोसेस के द्वारा हो गया, यानी पुलिस एक्शन के द्वारा हो गया। इन 1949 ऑपरेशन पोलो पुलिस एक्शन हुआ था, वाज लॉन्च्ड टू इंटीग्रेट हैदराबाद, यानी कि ये जो पुलिस एक्शन लॉन्च हुआ था और किस मिशन के लिए, किस कार्य के लिए, किस लक्ष्य इसमें रखा गया था, जो कि हैदराबाद को मिलाने के लिए। एंडिंग द रूलर्स ऑफ द निजाम, जिसके दौरान क्या हुआ, निजाम का रूलर जो हुआ करता था उसका एंडिंग हो गया। नेक्स्ट, द एंड, जूनागढ़ वाज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रू, यानी कि जूनागढ़ जो है इंडिया में शामिल हो गया किस तरह का एग्रीमेंट के दौरान, यानी किस तरह का प्रोसेस के दौरान। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेफरेंडम के द्वारा। जैसे कि ए प्लेबिस्टिक्स, यानी कि रेफरेंडम जो होता है, वाज हेल्ड इन जूनागढ़ वेयर मेजोरिटी वोट्स इन फेवर्स ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया, यानी कि वहाँ पर वोटिंग सिस्टम चला था, यानी कि कौन इंडिया में शामिल होना चाहते हैं या फिर कौन नहीं चाहते, इस तरह एक वोटिंग सिस्टम चला था, जिसके दौरान क्या हुआ ना, मेजोरिटी जो लोग हैं वो वोट दे के इंडिया में शामिल होने के लिए, और इस दौरान से जूनागढ़ जो इंडिया में शामिल हो गया, ये जो रेफरेंडम के दौरान से। नेक्स्ट, कश्मीर वाज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रू, कश्मीर इंडिया में शामिल हो गया किस तरह, तो किस प्रोसेस के द्वारा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। कश्मीर किस प्रोसेस के द्वारा इंडिया में शामिल हो गया। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द असेशंस, किस तरह प्रोसेस द्वारा वो शामिल हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द असेशन, इस तरह का प्रोसेस के द्वारा वो शामिल हो गया। जैसे कि महाराजा हरि सिंह साइंस द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशंस, यानी कि महाराजा हरि सिंह जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन इसमें साइन किए। इन्हें अक्टूबर 47, कब साइन किए थे, अक्टूबर 47 में। लीडिंग कश्मीर एसोसिएशंस टू इंडिया, जो लीड कर रही है कश्मीर एसोसिएशंस टू इंडिया में, ठीक। नेक्स्ट, इन 1950, कब, इन 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइड स्टेट्स इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट को क्लासीफाई किया था कितने भाग में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितने भागों में पार्टीशन करा गया था 1950 में, क्लासिफिकेशन करा गया था, जो कि 4, यानी कि 4 भाग में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 डिवाइडेड स्टेट्स इनटू 4 पार्ट्स, पार्ट ए, बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, इस तरह 4 भाग में डिवीजन करा गया था। नेक्स्ट, द पार्ट ए स्टेट्स कॉन्सिस्टेड्स ऑफ, यानी पार्ट ए स्टेट्स किससे लेके बना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए पार्ट ए स्टेट में कौन आ रही है, जो कि है गवर्नर्स प्रोविंसेस। क्या आ रही है, गवर्नर प्रोविंसेस आ रही है, यानी कि 9 पार्ट्स ए स्टेट्स वेयर्स आस्ट वाइल, यानी कि पहले क्या होता है ना, 9 पार्ट्स ए स्टेट्स वेयर आस्ट वाइल गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश रूल्स, यानी कि ये जो गवर्नर ब्रिटिश रूल के द्वारा टाइम करता था, यानी कि पार्ट ए स्टेट में 9 स्टेट रहा करता था, ठीक। नेक्स्ट, हाउ मैनी पार्ट ए स्टेट्स वेयर देयर इन द 1950 के टाइम पार्ट ए में कितने स्टेट थे, जो कि है 9, ठीक है, यानी कि देयर वेयर 9 पार्ट ए स्टेट्स, कितना पार्ट ए स्टेट था, कितना, जो 9 था, ठीक है, इंक्लूडिंग मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया एंड अदर्स, इस तरह मिलाकर पार्ट ए स्टेट में कितना सारा स्टेट आ जाता था, जो कि 9 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी स्टेट्स कॉन्सिस्ट ऑफ, यानी कि यहाँ पर ऐसा कहा गया पार्ट बी स्टेट में किसे शामिल करा गया था।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कहा जा रही है, जैसे कि द प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर्स, यानी कि पार्ट बी स्टेट में वो सब स्टेट्स शामिल है जहाँ पर जिस स्टेट में लेजिस्लेचर्स यानी कि विधानसभा का जो सुविधा रहा करता था, यानी कि वहाँ पर ओके इस तरह विधानसभा अगर उस स्टेट में है उसी तरह प्रिंसली स्टेट को हम पार्ट बी स्टेट में रखे थे। और कुल मिलाकर कितना था उस टाइम 80 पार्ट बी स्टेट था, वेर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स ईच विथ ही ओन लेजिस्लेचर, खुद का ही लेजिस्लेचर सिस्टम रहा करता था उस पार्ट बी स्टेट में, प्रिंसली स्टेट में। ठीक, हाउ मैनी पार्ट बी स्टेट्स वेयर देयर इन 1950 के टाइम पार्ट बी स्टेट में कितना था, पार्ट बी स्टेट कितना था, कितने सारे स्टेट में आ जाते थे पार्ट बी में, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 आ जाता था। कितना 8, यानी कि देयर वर 80 पार्ट बी स्टेट्स, 8 पार्ट बी स्टेट था, सच एज हैदराबाद, मैसूर एंड कश्मीर। सच एज क्या था, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, कश्मीर हो गया। अभी पार्ट सी स्टेट्स कंसिस्टेड ऑफ, पार्ट सी स्टेट किसे लेके बनाए क्या है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए पार्ट सी स्टेट में कौन आ जाता है, जो कि है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड सम प्रिंसली स्टेट्स। पार्ट सी में कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो रहा करता था वो आ जाता था और सम प्रिंसली स्टेट आ जाता था। ठीक है, यानी पार्ट सी स्टेट्स वेयर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये जो पार्ट सी स्टेट है ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी था। वो क्या था, केंद्र शासित प्रशासनिक टेरिटरी था। ठीक है, जो पार्ट सी में आ जाता था, इसमें पूरा कंट्रोल केंद्र का रहा करता था। ठीक, हाउ मैनी पार्ट सी स्टेट्स एग्जिस्टेड इन 1950 के टाइम से जो पार्ट सी स्टेट था कितना था, इस कैटेगरी में कितना स्टेट आ जाता था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसमें जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10। कितना पार्ट सी स्टेट आ जाता था, 10, यानी कि देयर वर 10 पार्ट सी स्टेट्स, 10 पार्ट सी स्टेट आ जाता था, जिसमें दिल्ली आ जाता था, हिमाचल प्रदेश आ जाता था और भोपाल आ जाता था। ठीक, नेक्स्ट द अंडमान निकोबार आइलैंड्स वर क्लासिफाइड एज, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये आइलैंड को किस कैटेगरी में क्लासिफाइड करा जाता था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये किस कैटेगरी में आ जाता था, पार्ट डी में आ जाता था। किसमें, पार्ट डी स्टेट है, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स वर द ओनली पार्ट डी टेरिटरी, ये किस टेरिटरी में आ जाता था, पार्ट डी में। ठीक है, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंटर्स, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक सुविधा है वो किसके ऊपर कंट्रोल रहता था, किसका कंट्रोल उसमें रहा जाता था, जो कि है सेंटर का था। किसका था, सेंटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स अंडर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी वाज बेस्ड ऑन, यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है स्टेट के, जिस तरह के पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया, पार्ट डी हो गया। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन किस आधार पर करा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी क्या कह रही है, हिस्टोरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड्स, किस आधार पर करा गया था। ये हिस्टोरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड को देख करके, यानी कि उसे ऑब्जर्व करके और उस सिद्धांत के आधार पर, यानी कि उस स्थिति के आधार पर इस तरह कैटेगराइज करा गया था। यानी कि इट वाज बेस्ड ऑन द प्री इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, यानी प्री इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो ब्रिटिश के टाइम हुआ था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, उस स्थिति को ऑब्जर्व करके इस तरह कैटेगराइज करा गया था। नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है वो किससे संबंधित है।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन का किससे संबंधित है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन किससे संबंधित है। एडमिशंस और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लॉ, न्यू स्टेट्स, यानी कि नया राज्य बनने में और उस नया राज्य का किस तरह गठन होगा उसके बारे में जानकारी पार्ट 2 में रखा गया है। यानी कि आर्टिकल 2 अलाउज पार्लियामेंट टू एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन, यानी कि वो यूनियन का पार्ट नहीं बनाया है वो स्टेट, और एक नया स्टेट बनाने के लिए नया स्टेट को एस्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस है, जो काम है, ये किसे दिया गया है, पार्लियामेंट को। और ये किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट इस तरह कर पा रही है, जो कि आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 3 है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का ये किससे संबंधित है। देखिए ये जो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि ये किससे संबंधित है, एक नया राज्य बनाना और नया राज्य में कोई बदलाव लाना, ये उससे संबंधित है। यानी कि आर्टिकल 3 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टर एग्जिस्टिंग वंस, यानी कि एक नया राज्य बनाना या फिर जो एग्जिस्टिंग है उसमें टेरिटरी में चेंजेस लाना या फिर उसमें कुछ बदलाव लाना, ये जो काम है ये किसके तहत करा जा पा रही है, जो कि आर्टिकल 3 के तहत, और 3 के तहत पार्लियामेंट इस तरह कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन फॉर्म ए न्यू स्टेट्स बाय, यानी कि पार्लियामेंट एक न्यू स्टेट बना सकता है किस आधार पर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आर्टिकल 3 अलाउज एनी ऑफ दोज मेथड्स, यानी कि यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ टेरिटरी हो गया, टेरिटरी का सेपरेशन अगर हो जाता है उस आधार पर पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकता है, ठीक है। यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, यानी कि 2 और 2 से अधिक राज्य अगर मिल जाते हैं तो उस आधार पर पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकता है। और यूनाइटिंग द टेरिटरी टू पार्ट ऑफ स्टेट्स, यानी कि अगर एक टेरिटरी स्टेट का पार्ट बन जाते हैं या फिर कुछ भी हिस्सा, कुछ क्षेत्र जो अगर इंडिया का कोई भी राज्य से मिल जाता है तो उस स्थिति में पार्लियामेंट उससे भी राज्य बना सकता है, यानी कि ये 3 आधार पर पार्लियामेंट इस तरह न्यू स्टेट बना सकता है, और जिसे बनाने में आर्टिकल 3 हमारे पार्लियामेंट को ये अनुमति दे रही है, एनी ऑफ दोज मेथड्स टू फॉर्म न्यू स्टेट, ठीक है। पार्लियामेंट ऑल्सो क्या कर सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। पार्लियामेंट ऑल्सो क्या कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ये दोनों काम कर सकता है। आर्टिकल 3 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू चेंज एरिया बाउंड्री एंड नेम ऑफ स्टेट्स, यानी कि आर्टिकल 3 क्या कर रही है, पार्लियामेंट को एम्पावर कर रही है, अधिकार दे रही है कि वो एक राज्य का एरिया में चेंजेस ला सकता है, बाउंड्री में चेंजेस ला सकता है, उसका नाम में बदलाव ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 17, ए बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और अल्टरनेशन ऑफ स्टेट्स कैन बी इंट्रोड्यूस, यानी कि एक स्टेट का फॉर्मेशन हो रही है या फिर स्टेट में कुछ बदलाव हो रही है उसका टेरिटरी के ऊपर, ठीक है, उसमें जो विधेयक है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस करा जाता है उस विधेयकों को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, यार कमेंट कीजिए। देखिए गाइस क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ पर ये बिल को हम पेश कर सकते हैं, जो कि है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सच ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउसेस बट ओनली द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, यानी कि प्रेसिडेंट्स का सुपारिश चाहिए इसके ऊपर। प्रेसिडेंट जब सुपारिश करते हैं तो ये जो बिल है ये हमारे संसद में पेश किया जाता है, दोनों सदन में, कोई कहीं से भी सदन में इसे पेश करा जाता है, बट प्रेसिडेंट का सुपारिश चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट, whose recommendation is required to introduce a state related bill in parliament, यानी इनमें से किसका जो रिकमेंडेशन चाहिए स्टेट रिलेटेड बिल के ऊपर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। ऑप्शन देखिए और कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सच ए बिल, यानी कोई भी कहीं से भी बिल को इंट्रोड्यूसिंग करने से पहले, कहीं से भी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। किसका? प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। और ये जो रिकमेंडेशन है ये मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए बिल अफेक्ट द बाउंड्री और नेम ऑफ स्टेट्स द प्रेसिडेंट्स मोस्ट, यानी कि अगर एक बिल क्या है? अफेक्ट द बाउंड्री और नेम ऑफ स्टेट्स, यानी कि अगर एक बिल जो है एक स्टेट का बाउंड्री को अफेक्ट कर रही है या फिर बाउंड्री का नेम को अफेक्ट कर रही है, सॉरी स्टेट का नेम को अफेक्ट कर रही है, तब प्रेसिडेंट उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वो क्या कर सकते हैं? रेफर इट टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि इससे संबंधित स्टेट लेजिस्लेचर को वो भेज सकते हैं, यानी कि राज्य विधानमंडल को वो भेज सकते हैं। ठीक है। यानी कि इसके ऊपर, यानी कि जिस स्टेट का जो कंडीशन है और जिस स्टेट का मामला है उस स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको बिल भेजा जाता है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। ठीक है। द एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द स्टेट लेजिस्लेचर्स ओपिनियंस इज साउथ व्हाट नॉट बाइंडिंग, यानी कि यहाँ पर ऐसा होता है कि स्टेट जो ओपिनियन देते हैं वो एडवाइजर की तरह लेते हैं, इसे बाइंडिंग की तरह यानी कि बाध्यकारी की तरह नहीं लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेट लेजिस्लेचर्स मोस्ट एक्सप्रेस इट्स ओपिनियंस विदिन, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है यह अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर्स अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं कितने समय के भीतर? ड्यूरेशन क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए टाइम लिमिट फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि एक टाइम लिमिट फिक्स करा जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इतने समय के भीतर आपको इस बिल को पारित करना है। ठीक है। इस मामले को सॉल्व करना है, यानी कि उसके ऊपर चर्चा जो कर रहे हो वो ख़त्म करना है और उसके ऊपर जो कुछ भी रिजल्ट आ रही है उससे भेजना है। और प्रेसिडेंट डिसाइड द टाइम लिमिट्स व्हिच कैन बी ऑल्सो एक्सटेंडेड, अगर प्रेसिडेंट को लगता है हाँ इस बिल के ऊपर और भी चर्चा होना चाहिए उस स्थिति में प्रेसिडेंट्स उस बिल को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इफ द स्टेट लेजिस्लेचर फेल्स टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियंस विदिन द फिक्स टाइम्स, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है? फेल हो जाता है एक्सप्रेस करने में अपना ओपिनियन को विदिन द फिक्स टाइम के भीतर, तो उस स्थिति में क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट इज डीम्ड टू हैव गिवन इट्स ओपिनियंस, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रही है? ये अपना ओपिनियन को देने के लिए कहा जा रही है, यानी कि इट इज डीम्ड टू हैव गिवन इट्स ओपिनियंस, यानी कि फेलियर टू रेस्पॉन्स मीन्स ऑटोमेटिक कंसेंट इज अस्यूम्ड, यानी कि यहाँ पर ऑटोमेटिक कंसेंट अज्यूम करा जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया? देखिए, द ओपिनियंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन सच बिल, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर ये जो बिल के ऊपर ये जो ओपिनियन ले जा रही है ये जो ओपिनियंस, ठीक है, ये किस तरह का ओपिनियन होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। ये जो ओपिनियन लिया जाता है ये किस तरह का हो सकता है, इसका जो नेचर किस तरह है? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा इज एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग। ये क्या होता है? ये एडवाइजरी ओपिनियन होता है, यानी कि एडवाइस पर्पज में होता है और पार्लियामेंट
इज नॉट बाउंड, यानी कि पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेट ओपिनियंस, यानी कि स्टेट जो ओपिनियन दे रही है उसके तहत पार्लियामेंट काम करेगा, ऐसे कुछ बाउंडिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द पावर्स टू अल्टर स्टेट्स बाउंड्री इज रेस्ट विथ ही, यानी कि स्टेट का बाउंड्री को अल्टर करने में, उसमें बदलाव चेंजेस लाने का जो पावर है ये किसके ऊपर नेस्ट है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या है, पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, यानी कि ओनली पार्लियामेंट्स कैन ऑल्टर बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3, यानी कि पार्लियामेंट एक स्टेट का बाउंड्री को चेंज कर सकता है, उसका नेम को चेंज कर सकता है, और ये किस आर्टिकल के तहत आ रही है, आर्टिकल 3 के तहत ये आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स इन आर्टिकल 3 प्रोसीड्योर्स इज, यानी कि द रूल ऑफ द प्रेसिडेंट का रूल है किसके ऊपर, आर्टिकल 3 के ऊपर, 3 का प्रोसीड्योर के ऊपर, ठीक है। ये किस तरह होता है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। एक प्रेसिडेंट का रोल जो होता है ये मैंडेटरी होता है, किस तरह का होता है, मैंडेटरी होता है बिफोर बिल इंट्रोडक्शन। अगर बिल पेश करना जा रही है कोई भी कहीं से भी कोई भी सदन में, उससे पहले ये जो बिल प्रेसिडेंट की तरफ से रेकमेंड होना चाहिए, यानी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन का जो मेन पीक रहता है वो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 3 शोज, अंडर आर्टिकल 3 के तहत जो पार्लियामेंट पावर है वो क्या शो कर रही है, क्या दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडिया यूनिटरी बायस, ये क्या दर्शा रही है, क्या शो कर रही है, इंडिया का यूनिटरी बायस को यह दर्शा रही है, यानी कि दिस शोज, ये क्या शो कर रही है, इंडिया स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग सेंटर को यह दर्शा रही है, एंड फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म्स, यानी कि फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म को यह दर्शा रही है, एज स्टेट्स कैन बी अल्टर बाय पार्लियामेंट्स, यानी कि स्टेट क्या हो सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा अल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल्स एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर एग्जिस्टिंग वन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट को यह अधिकार मिल जाता है कि वो एक नया स्टेट बना सकता है और एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसमें कोई बदलाव होता है तो वो इस तरह कर सकता है। ये किस आर्टिकल के तहत इस तरह कर सकता है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 3 के तहत इस तरह कर सकता है। आर्टिकल 3 क्लियरली मेंशंस पार्लियामेंट्स अथॉरिटी, यानी कि पार्लियामेंट का अथॉरिटी को ये क्लियरली मेंशन कर रही है टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स अल्टर एंड बाउंड्री नेम्स, यानी कि ये सब चेंजेस करने में ये जो अधिकार है पार्लियामेंट को जो मिल रही है, ये अधिकार आर्टिकल 3 के तहत मिल रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये लिंक। और देखिए आज जो इंडियन पॉलिटी का क्लासेज है क्लास नंबर 69 है, और जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारी सब टॉपिक को कवर किए हैं, जो कि आपका जीके जीएक्स सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे जरूर विजिट कीजिए इस प्लेलिस्ट को। और फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करने के लिए आप कुछ भी 1 या 2 रुपये हमें पेमेंट कर सकते हैं, ताकि हम हमारे मनमानी चीज़ें खा सकते हैं, ठीक है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।